हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से है, खैरियत से है, एकदम स्वस्थ है, सेहतमंद है, बिल्कुल फिट ताज़े है। और मेरे वीडियोस के आप सब उम्मीद करता हूँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। हाँ, आज आपका ये बंदा आप सबके सामने एक अलग ही वीडियो पेश करेंगे। ये वीडियो एक सिनेमा को लेकर है, लेकिन आज मैं किसी सिनेमा का रिव्यू नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस वीडियो में इस सिनेमा के फेलियर को लेके बात ज़रूर करूँगा। हाँ, ये सिनेमा हाल ही में रिलीज़ हुआ वॉर 2 के बारे में है कि वॉर 2 का जो बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट है वो आप सबको अब तक पता चल चुका है कि आपका ये चहीदा सिनेमा बॉक्स ऑफिस में ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। ठीक है, पहले तो ओवरसीज़ में इसका मार्केट फर्स्ट डे में ही क्रैश हो गया था, फिर तेलुगु मार्केट इसका डे 2 में यानी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस के दिन ही क्रैश हो गया, और फिर अब हिंदी मार्केट भी इस फिल्म का ख़त्म हो चुका है, क्रैश हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स देखिए, डे 1 यानी थर्सडे जब वॉर 2 रिलीज़ हुई तब 52 करोड़ के ऊपर कलेक्शन हुआ था। ठीक है, ओपनिंग 52 करोड़ का था। इसमें से हिंदी में इस फिल्म ने उठाए थे 29 करोड़, तेलुगु मार्केट से इस फिल्म को मिले थे 23 करोड़, फिर तमिलनाडु में इस फिल्म की ओपनिंग थी 25 लाख, केरला में 5-10 लाख, ऐसे ओपनिंग थी, नेग्लिजिबल। ठीक है, मेनली तेलुगु और हिंदी में इस फिल्म को ओपनिंग मिली थी, जिसके कारण 52 करोड़ का एक ओपनिंग इस फिल्म को मिला, जो कि डिसेंट है, मॉडरेट है, बहुत बढ़िया ओपनिंग, इसको नहीं कहा जा सकता। ओके, डे 2 में वॉर 2 का कलेक्शन जो है वो थोड़ा सा जंप किया, यानी इंडिपेंडेंस डे में 15 अगस्त को, और वो भी हिंदी बेल्ट के कारण, क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री में डे 2 से ही मार्केट क्रैश हो गया। 23 करोड़ का कलेक्शन था डे 1 में वहाँ, और डे 2 में 12.5 करोड़ का हो गया, एग्जैक्टली हाफ हो गया, 50%। और हिंदी बेल्ट में ये जो 29 करोड़ का कलेक्शन किया था डे 1 में, डे 2 में वो 29 करोड़ 44 करोड़ तक चला गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद डे 3 से वॉर 2 का एक फॉल देखने को मिल गया, हिंदी बेल्ट में भी बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। 33 करोड़ था डे 3 में कलेक्शन टोटल वॉर 2 का, सारे लैंग्वेजेस को मिला के। इंडिया में कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड नहीं कह रहा, वर्ल्ड वाइड का थोड़ा अलग है। और डे 4 में और भी फर्दर फॉल हो गया। उसके बाद इस फिल्म को फ्लॉप होना ही था। तो अब मंडे में ट्रेड एक्सपर्ट्स और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इस फिल्म को फ्लॉप का वर्डिक्ट अल्टीमेटली दे ही दिया। तो अब मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वॉर 2 फ्लॉप क्यों हुआ। देखिए, वॉर 2 फिल्म का मैंने पहले रिव्यू कर दिया है, तो मेरे रिव्यू आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैंने उस रिव्यू में समझा दिया कि वॉर 2 कैसा फिल्म है। मैंने ये भी कहा है कि ये फिल्म को ज़्यादातर एक एवरेज फिल्म बोला जा सकता है, तो नई तरीके से रिव्यू करके या वक्त बर्बाद करके कोई फ़ायदा है नहीं। अब आता है सीधे पॉइंट्स पर। तो पॉइंट नंबर 1 अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है YRF यानी यशराज फिल्म्स का फिल्म मेकिंग मॉडल। ठीक है, तो यशराज फिल्म्स का फिल्म मेकिंग मॉडल, खासकर आदित्य चोपड़ा जब से YRF का जिम्मेदारी उठाया है, तब से उनकी मॉडल ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीवुड से इंस्पायर किया हुआ है। और खासकर YRF का स्पाई फ्रेंचाइजी जो है, उसके सारे फिल्में हमेशा एक हॉलीवुड का टच नज़र आता है, और वॉर 2 में भी हॉलीवुड का टच बहुत ज़ोरों शोरों से नज़र आता है। तो आदि चोपड़ा और YRF, उनका ये हॉलीवुड का इंस्पिरेशन जो है काफ़ी सालों से है। ठीक है, 90s से ही हॉलीवुड का इंस्पिरेशन हमेशा दिखता है, चाहे रोमांटिक फिल्म हो, चाहे एक्शन फिल्म हो, जॉनरा कोई भी हो, एक हॉलीवुड वाला टच हमेशा दिखता ही रहता है। तो अब उनका यही टच इस बार ऑब्सोलेट होते हुए नज़र आ रहा है, और शायद ऑडियंस कहीं ना कहीं इस टच से बोर हो गए। और देखिए, एक
तरफा हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर होकर हॉलीवुड के अनऑफिशियल रीमेक बनाकर या ऑफिशियल रीमेक बनाकर बार बार में ऑडियंस को एक ही चीज़ सालों साल खिला खिला के वाईआरएफ एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है ना कि अब ऑडियंस भी बोल रहा है बस करो भाई, बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा हॉलीवुड का इंस्पिरेशन, अब कुछ नया लाओ, अब कुछ नया लाओ जिससे हम हॉल में आए और अपना कीमती पैसा बर्बाद करके हम तुम्हारी फिल्म देखें। क्योंकि ये सेम चीज करते करते और भी कई प्रोडक्शन कंपनीज है जो बॉलीवुड में बंद होने के कगार पे है या खत्म हो चुके हैं। एक एग्जांपल है विशेष फिल्म्स, महेश भट्ट मुकेश भट्ट का कंपनी विशेष फिल्म्स। वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं? ज़्यादातर ही सब हॉलीवुड से इंस्पायर होता है इनका स्टाइल, कहानी, चाहे जख्म की बात कर लो, आशिकी की बात कर लो, इमरान हाशमी के मर्डर की बात कर लो, आवारापन की बात कर लो, जन्नत की बात कर लो, सारे के सारे सिनेमा किससे इंस्पायर्ड है? सब हॉलीवुड से। हॉलीवुड का या तो अनऑफिशियल रीमेक होता था या तो इंस्पिरेशन होता था। तो जब से इंटरनेट का ज़माना आया बस विशेष फिल्म्स का मार्केट क्रैश हो गया और ये ख़त्म होने के कगार पे है। और सेम चीज़ अब्बास मस्तान के साथ भी हुआ। अब्बास मस्तान जो डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर है, उनका भी ज़्यादातर फिल्में हॉलीवुड से इंस्पायर था। चाहे आप बाजीगर की बात कर लो, चाहे प्लेयर्स की बात कर लो, चाहे अजनबी की बात कर लो, सोल्जर की बात कर लो, अब्बास मस्तान के जितने बड़े बड़े बजट की फिल्में हैं सब हॉलीवुड से इंस्पायर है। तो ये बात में हॉलीवुड देख के हर चीज़ को कॉपी करना, ये करना, कहीं ना कहीं ऑडियंस को इस चीज़ से अब खटकने लगी है। ऑडियंस बोर हो चुका है, ठीक है। तो ये मॉडल अब वाईआरएफ को थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। मैं तो कहता हूँ कि चेंज करना होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर 2 एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि वाईआरएफ के वर्किंग मॉडल या फिल्म मेकिंग मॉडल के अंतर्गत ही आता है। और वो क्या है? वाईआरएफ हमेशा से ऐसा डायरेक्टर और फिल्म मेकर का खोज किया है जो उनका गुलाम बनकर रहे। मैंने पहले ही कहा था जब वॉर 2 का रिव्यू कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि ये यशराज फिल्म्स जो है ये एक तरह के माफिया है, एक तरह के मतलब ऐसे प्रोडक्शन कंपनी है जो बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं। बॉलीवुड पर उनका दबदबा आज भी जारी है। तो उनका कहना डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, मतलब बॉलीवुड के हर किसी को उनका कहना मानना होता है। तो वाईआरएफ जो है हमेशा से ऐसे डायरेक्टर चाहते हैं जो उनका गुलाम बनकर रहे। कि भाई आदि चोपड़ा ने कहा मुझे ऐसा पिक्चर चाहिए, ऐसा फिल्म चाहिए जहाँ पे ये स्टंट्स होगा, हीरो ऐसे आएगा, टिपिकल हॉलीवुड के इस फिल्म को देखो, हॉलीवुड के मिशन इम्पॉसिबल को देखो और तरह तरह के फास्ट एंड फ्यूरियस देखो, वहाँ से इस सीन को लो, उस सीन को लो, ऐसा स्टाइल हमको चाहिए भाई, तू हमको बना के दे। ये है आदि चोपड़ा और वाईआरएफ का स्टाइल, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, और डायरेक्टर्स को वो इसी तरह काम पर लगाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ। इसी तरह अयान मुखर्जी वो वाईआरएफ में आ गए। पहले करण जौहर के शहीद डायरेक्टर थे। तो अयान मुखर्जी किस तरह की फिल्म बनाते हैं ये आप सब अच्छी तरह से जानते हो, आप सब के सब। अयान मुखर्जी का वेकअप सीट आपने देखा है, ये जवानी है दीवानी देखा है, जहाँ पर वेस्टर्न आइडिया, मतलब एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं उसके मतलब फिल्मों में हमेशा झलकते हुए नज़र आता है। और अयान मुखर्जी भी हॉलीवुड की फिल्में देखकर, हॉलीवुड की स्टाइल देखकर वो बड़े हुए हैं, ये बात साफ नज़र आता है ना। तो अयान मुखर्जी का मास कमर्शियल सिनेमा के साथ कोई संबंध ही नहीं है। और ये चीज़ जब अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 बनाया, उसी वक्त हम सबको समझ में आ गया था कि भाई इस डायरेक्टर से ये कमर्शियल फिल्में नहीं हो सकती, बस नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। पर फिर भी यशराज ने अयान मुखर्जी को अपने अंडर क्यों लिया?
और सिर्फ ये एकमात्र फिल्म नहीं है अयान मुखर्जी का यशराज के अंडर, उसके बाद भी 2-4 और फिल्में ये बनाएंगे। ये बात यशराज कंफर्म कर चुके हैं, क्योंकि आदित्य चोपड़ा को अयान मुखर्जी का काम बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और ये है वॉर 2 पसंदीदा काम उनका। और मैंने वॉर 2 का रिव्यू करते वक्त भी मैंने ये कहा था कि भाई अयान मुखर्जी से नहीं संभलेगा कमर्शियल सिनेमा, ठीक है, नहीं संभलेगा, वो भी हॉलीवुड स्टाइल कमर्शियल सिनेमा, पूरी तरह से मास कमर्शियल भी नहीं है। मतलब थोड़ी सी कमर्शियल एक्शन फिल्म अयान मुखर्जी को दे दो, वो लटका देगा, हक देगा उस पर। और इस फिल्म के तरह जितने भी एक्शन सीन्स है, हर एक एक्शन सीन पर अयान मुखर्जी ने हक दिया है, लिटरली हक दिया। कोई मतलब कन्विक्शन ही नहीं है। मैंने तभी कहा था कि कमर्शियल सिनेमा में लॉजिक ढूंढना बेकार की बात है, लेकिन यह एक्शन सीन्स जो है आंखों में लग रहा है, चुभ रहा है कि भाई ये क्या देख रहे हैं हम। मिशन इम्पॉसिबल से सीन कॉपी किया हुआ है, फास्ट एंड फ्यूरियस से सीन कॉपी किया हुआ है, तरह तरह के हॉलीवुड फिल्मों से सीन सारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया गया। और ऊपर से अयान मुखर्जी जो है, इनका जो फिल्म मेकिंग मैंने वॉर 2 में देखा है, पता है किस डायरेक्टर की याद आई? टीजर में मैंने उस डायरेक्टर का जिक्र भी किया था आप सबको, और वो है सिद्धार्थ आनंद। टीजर जब मैंने देखा था तब मैंने कहा था कि सिद्धार्थ आनंद को कॉपी करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है, क्योंकि ऐसी फिल्में, ऐसे स्टाइल में फिल्में सिद्धार्थ आनंद बनाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ आनंद वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्में कितनी कन्विंसिंग लगती है। चाहे आप वॉर पार्ट 1 की बात कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था, पठान सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया हुआ है, फाइटर सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया हुआ है। इन तीनों फिल्मों में एक्शन सीन्स देखिए कितना कन्विंसिंग लगता है, खास करके फाइटर में टॉप गन से लिया हुआ है। और सिद्धार्थ आनंद भी वैसे डायरेक्टर है जो हॉलीवुड से काफ़ी इंस्पायर्ड है, वो भी हॉलीवुड से इंस्पायर होकर मतलब फिल्में बनाना उनकी भी आदत है। लेकिन ऐसे कमर्शियल फिल्मों को सिद्धार्थ आनंद जो है कन्विंसिंगली प्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या अयान मुखर्जी को ऐसा करना आता है? नहीं ना, नहीं आता। वॉर 2 में भी नहीं आया, तो उस कारण ये वॉर 2 फेल हो गया। अब आप और अब कारण नंबर 3 नॉर्थ साउथ का एक अजीब कोलैबोरेशन, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादातर पॉइंट्स जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बाकी यूट्यूबर्स से लिया हुआ है, क्योंकि वॉर 2 क्यों फेल हुआ इस बात को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस बनाए। एक दो चैनल मैं मेंशन कर ही देता हूँ। क्रेजी फॉर मूवी का संदीप है, जिन्होंने नॉर्थ साउथ के कोलैबोरेशन को लेकर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है। और ऊपर से बंगाली यूट्यूब रिव्यू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है ऑरित्रो बैनर्जी, जिनका एक चैनल है ऑरित्रोज ज्ञान। तो इन दो चैनल से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। तो बहुत सारे पॉइंट्स मुझे इनसे मिला है, तो इन पॉइंट्स को मैं यहाँ भी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही लगी। तो चलिए नॉर्थ साउथ के कोलैब को लेकर बात कर लेते हैं। तो ये कोलैबोरेशन जो है इस वॉर 2 में ये कन्विंसिंग नज़र नहीं आया। क्यों बताऊँ? क्योंकि NTR जूनियर, ठीक है, वो साउथ के स्टार है, तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार कहलाते हैं। तो इनको वॉर 2 में जिस तरह का प्रेजेंस दिया गया है, जिस तरह का मतलब एंट्री दिया गया है, वैसा एंट्री तेलुगु फिल्म मेकर्स वाले बड़े आसानी से पुल ऑफ कर लेते हैं। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा आज कोई डायरेक्टर शामिल नहीं है जो NTR जूनियर को उस तरह की प्रेजेंस दे सके। और अयान मुखर्जी से तो ये बात हम उम्मीद दूर दूर तक नहीं कर सकते। NTR जूनियर के ज़्यादातर एक्शन सीन्स जो है बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप है। वो ऐसे एक्शन सीन्स करते करते बने हैं, ऐसे एक्शन सीन्स कर करके वो सुपरस्टार बने हैं। लेकिन ये वॉर 2 किस तरह की फिल्म है और जूनियर NTR किस तरह की फिल्म करके सुपरस्टार बने हैं, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। NTR जूनियर जो है वो मास कमर्शियल फिल्मों में काम करते हैं, मास कमर्शियल फिल्मों में काम करके वो नाम कमाया हुआ है। लेकिन वॉर 2
ये पूरी तरह से मास कमर्शियल नहीं है भाई लोग, बहनों लोग। ये वॉर 2 जो है ये बहुत ज़्यादा हॉलीवुड इंस्पायर्ड कमर्शियल ड्रामा है, ठीक है। हॉलीवुड इंस्पायर्ड कमर्शियल पॉट बॉयलर है ये। मास कमर्शियल बोले तो इंडिजिनस कमर्शियल फिल्मों को कहते हैं। मास कमर्शियल जो है वो बहुत इंडियन होता है, इंडिजिनस होता है। लेकिन ये वॉर 2 ये किसी भी एंगल से इंडिजिनस लगता है क्या? नहीं ना, हॉलीवुड से इंस्पायर किया हुआ है, स्टाइलिश काइंड ऑफ सिनेमा है। ऐसे स्टाइलिश काइंड ऑफ सिनेमा में ऐसे ओवर द टॉप मासी प्रेजेंटेशन ठीक से बैठा नहीं, और ऊपर से आयान मुखर्जी जैसा डायरेक्टर ठीक से बैठता कैसे? तो जूनियर एनटीआर की प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी हो गई। अगर साउथ का कोई डायरेक्टर होता तो जूनियर एनटीआर को बेहतरीन तरीके से पेश कर देता, तब किसी को कोई कंप्लेंट ही नहीं, तब किसी को कोई शिकायत ही नहीं रहती, कोई कंप्लेंट ही नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर है। तो बॉस ये चीज़ें हैं, जूनियर एनटीआर को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया। हालांकि उसका प्रेजेंस है, कैरेक्टर भी उसका अच्छा लिखा गया था। अगर डायरेक्टर सॉलिड होता तो ये फिल्म कुछ और हो सकता, तो ये फिल्म बहुत बढ़िया बन सकता था। और हाँ, इट्स नॉर्थ साउथ के कोलैब के अंडर एक और चीज़ है कि डायरेक्टर कैसा होना चाहिए। देखिए, एक बॉलीवुड का सुपरस्टार अगर साउथ में काम करना चाहे तो उसको साउथ के एक ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करना होगा जो डायरेक्टर उस हीरो के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानता हो। क्या है कि साउथ के फिल्म मेकर्स वाले जो है वो उतना बॉलीवुड और उतना हिंदी फिल्मों को तो फॉलो नहीं करते ना। और साउथ में कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं ठीक से या समझते हैं, उनको उन भाषा से भी तकलीफ़ है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। तो नॉर्थ साउथ का जो कोलैब है ना, वो ऑन पेपर लगता है बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली इन ग्राउंड रियलिटी ये आसान बात नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। दिस इज़ नॉट ईजी। क्योंकि कोई भी साउथ का फिल्म मेकर अगर उसको बॉलीवुड में काम करना हो तो उसको पहले हिंदी भाषा से अवगत होना पड़ता है, और दूसरा कि बॉलीवुड की जिस हीरो के साथ ये साउथ का फिल्म मेकर काम करने जा रहा है उस हीरो के काम करने का ढंग, उसका स्टाइल, कौन सी चीज़ उसको सूट करता है, कौन सा चीज़ नहीं करता, उस चीज़ों से उस फिल्म मेकर को वाकिफ़ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए ए.आर. मुरुगदोस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब सलमान खान के साथ सिकंदर फिल्म में काम किया, सिकंदर कैसा फिल्म निकल के आया? एक घटिया, मैसी घटिया फिल्म निकला। और ए.आर. मुरुगदोस अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये बात एकदम साफ मतलब बताया कि हिंदी भाषा वो जानते नहीं हैं, ठीक है। जब भी वो कोई फिल्म हिंदी में बनाते हैं तो वो मतलब क्रिपल्ड, पैरालाइज्ड फील करते हैं, क्योंकि इस भाषा को समझते नहीं हैं। तो उनको आधे टाइम तो ये समझ में नहीं आता कि भाई जो भी मैं शूट कर रहा हूँ वो कैसा निकल के आ रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि तुमने गजनी और हॉलीडे जैसी फिल्में बनाई थी, तब तो बॉस ये दोनों फिल्म बढ़िया निकल के आई। तब ए.आर. मुरुगदोस ने कुछ अलग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गजनी के वक्त आमिर खान जो है उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को सबमिट किया हुआ था, तो उनको फुल फ्रीडम मिल गई, और हॉलीडे के वक्त भी उनको फुल फ्रीडम मिला हुआ था। ऊपर से ये दोनों सिनेमा ए.आर. मुरुगदोस ने पहले तमिल में बनाया था, फिर बॉलीवुड में जाके बनाया। बॉलीवुड में तो लिटरली रीमेक्स ही हुआ है ना, इसलिए उनको पता था कि वो क्या कर रहे। तो इनडायरेक्टली ए.आर. मुरुगदोस ने ये समझा दिया कि सलमान खान से उनको फुल फ्रीडम नहीं मिला। तो बॉस, जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसको फुल फ्रीडम क्रिएटिविटी के तौर पर मिलना चाहिए। अगर प्रोड्यूसर, एक्टर बार बार उसके क्रिएटिविटी पर इंटरफेयर करने की कोशिश करे और बार बार ये कहने की कोशिश करे कि नहीं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए हर सीन पे, तो कैसे बनेगा, है ना। तो ए.आर. मुरुगदोस सलमान खान के साथ सालों से काम करना चाहते थे, तो वो सपना उनका पूरा हुआ नहीं।
और मैं इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पेश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नॉर्थ साउथ का कोलैब एक्चुअली ऑन पेपर कितना मुश्किल है। एटली कुमार जब जवान बनाया शाहरुख खान के साथ, तो उससे पहले उन्होंने शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्में देखा था। उनको अच्छी तरह से मालूम था कि शाहरुख खान का स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। शाहरुख खान की जितने भी स्ट्रेंथ्स है उनको एटली कुमार ने अपने स्टाइल में एम्पलीफाई किया। और एटली कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि जब आप किसी हीरो के साथ फिल्म बनाते हो, यू शुड फॉल इन लव विद दैट हीरो। यू शुड फॉल इन लव विद दैट हीरो। इसका मतलब क्या है कि जिस हीरो के साथ आप फिल्म बनाने जा रहे हो, उस हीरो का स्ट्रेंथ वीकनेस आपको मालूम होना चाहिए। उनके प्रीवियस फिल्में देखकर आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी एक्सपीरियंस के चलते आप अपना स्क्रिप्ट लिखोगे हीरो के साथ, वैसे ही आप प्लान करोगे। ये सेम चीज़ संदीप रेड्डी वांगा भी कर चुके हैं शाहिद कपूर के साथ। जब उन्होंने कबीर सिंह बनाया, जब रणबीर कपूर के साथ एनिमल बनाया, देखिए संदीप रेड्डी वांगा ने कितनी कन्विंसिंगली इनको प्रेजेंट किया था। सोच लीजिए, एटली कुमार तो तमिल फिल्म मेकर है, फिर भी एटली कुमार ने कितनी कन्विंसिंगली ये काम किया। संदीप रेड्डी वांगा तो तेलुगु फिल्म मेकर है और हिंदी भाषा से वो अच्छी तरह वाकिफ भी है, और उन्होंने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज एस राजामौली भी चाहे तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एस राजामौली भी कोई फिल्म डायरेक्ट करने से पहले अपनी हीरो के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की पढ़ाई अच्छी तरह से करते हैं। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। और अयान मुखर्जी, एनटीआर जूनियर सब कुछ जानने के बावजूद इस स्टूडियो के साथ क्यों जुड़ गया? क्यों बताओ? और उसी सेम कारण से AR मुरुगदोस भी जुड़ा। AR मुरुगदोस चाहते थे बॉलीवुड में उनका एक अलग ही पकड़ बने। सलमान खान के साथ वो काम करना चाहते थे, एक बड़े नाम के साथ जुड़ना चाहते थे। और AR मुरुगदोस का जो करियर है वो साउथ में लगभग ख़त्म हो चुका है। हालांकि मद्रासी कर रहे वो शिवा कार्तिकेयन के साथ, वो भी बहुत मुश्किल से मिला AR मुरुगदोस को ये मौका, वरना उनका करियर साउथ में लगभग ख़त्म है। तो इसलिए बॉलीवुड में वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाने गए थे, जो उनसे हुआ नहीं। तो सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया। उनको पता था कि सलमान खान फ्रीडम नहीं देते किसी को भी, फिर भी। तो एनटीआर जूनियर भी सब जानने के बावजूद उन्होंने YRF के साथ काम किया। एनटीआर जूनियर को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि भाई डायरेक्टर कौन है। एनटीआर जूनियर को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि स्क्रिप्ट में उनको क्या परोसा जा रहा है। उनको बस बॉलीवुड के साथ जुड़ना था, हिंदी बेल्ट में अपना पकड़, अपनी मार्केट मजबूत करना था, ठीक है। और YRF एक बहुत बड़ा एक स्टूडियो है, प्रोडक्शन कंपनी है, उसके साथ जुड़ने से हिंदी बेल्ट में उनका मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा। यही सोच लेकर एनटीआर जूनियर वहाँ चले गए काम करने के लिए। उन्होंने डायरेक्टर को नहीं देखा, उन्होंने स्क्रिप्ट को ठीक से नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अगर वो ऐसा करते तो शायद इस फिल्म को करने से पहले वो 10 बार सोचते। तो वो चीज़ ऑर्गेनिक लगी नहीं। और ऊपर से एक और चीज़ भी है, मैंने कहीं पर भी इस फिल्म की एंडिंग के बारे में कोई बात नहीं की, आज भी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म का जो भी एंडिंग है वो मुझे पसंद नहीं आई। इस फिल्म का मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ कि एंडिंग क्या है। ओके, एंडिंग क्या है नहीं है वो आप लोग समझ लीजिए। इस फिल्म का एंडिंग भी बहुत फोर्स फेड लगा मुझे। उसका भी रिश्ता इस नॉर्थ साउथ कोलैब के साथ बहुत ज़ोरों शोरों से है। अब मैं स्पॉइलर तो याद दे नहीं सकता, तो पूरी तरह से इस पॉइंट को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो आप समझ जाइए, वो आप फिल्म देखने के बाद अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे कि मैं एंडिंग की बात क्यों कर रहा। तो ये कई ऐसी चीज़ है। और अब नेक्स्ट रीज़न है ऋतिक रोशन और उनके फिल्म चॉइसेस। देखिए, इस फिल्म के साथ साथ अब ऋतिक रोशन का सुपरस्टारडम खतरे में आ चुका है। अब मेरी ये बात कुछ तमाम ऋतिक रोशन के जितने मतलब ब्लाइंड लवर्स है या ऋतिक रोशन के जितने फैंस हैं उनको बहुत चुभेगा, क्योंकि ऋतिक रोशन के कुछ फैंस से मुझे गालियाँ मिली है और मुझे कुछ बहुत बुरी बातें सुनना पड़ा है।
तो बॉस, आप सबसे मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऐसी गालियाँ देकर कोई फ़ायदा नहीं है। चाहूँ तो गालियाँ मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है, मैं भी माँ बहन एक कर सकता हूँ चाहूँ तो। अगर परिवार या माँ बहन पर उतर आए ना कोई, तो मैं भी चाहूँ तो सब एक कर सकता हूँ, ठीक है। धमकी देना मुझे भी आता है। तो ऐसा अंधा गालियाँ देकर ना, ऐसा अंधा फैन बन के कुत्तागिरी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर से बोल रहा हूँ। वरना गालियों पर मैं भी उतर आऊँगा और फिर आपको पता लगेगा कि आप किससे भिड़ रहे हो। खैर छोड़िए, वो पॉइंट अलग है। तो अब ऋतिक रोशन ने हमेशा किस तरह की फिल्में प्रेफर की है, वो भी ऐसे फिल्में प्रेफर की है जो कि हॉलीवुड से इंस्पायर हो, हॉलीवुड का स्टाइल हो। मतलब उन्होंने कमर्शियल ड्रामा फिल्में बनाई है, लेकिन ज़्यादातर ही वो हॉलीवुड से इंस्पायर होता है या कोई ना कोई हॉलीवुड टच होता है। आज तक कभी ऋतिक रोशन को आपने मास कमर्शियल फिल्म में काम करते हुए देखा है? आज तक आपने ऋतिक रोशन को कोई आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म में काम करते हुए देखा है? ऋतिक रोशन रोहित शेट्टी के साथ चाहते तो काम कर सकते थे, पर कभी रोहित शेट्टी के साथ काम किया? नो, नहीं किया। इससे पहले ऋतिक को साउथ से भी ऑफर आई थी। महेश बाबू का एक फिल्म निकला था श्रीमंतुडू, याद है ना, श्रीमंतुडू, जो हिंदी में आता है द रियल तेवर नाम से। तो उस फिल्म का रीमेक ऑफर ऋतिक रोशन को गया था और उस वक्त बॉलीवुड में रीमेक फिल्में चलता था। लॉकडाउन से पहले की बात है, 2016-17 की बात है। ऋतिक रोशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बदले ऋतिक रोशन ने कैसी फिल्मों को साइन किया? बैंग बैंग, वॉर, ऐसी फिल्में। और अगर कुछ अलग उन्होंने फिल्म की है तो वो है जोधा अकबर, मोहनजोदारो, पीरियोडिक ड्रामा, या तो ऐसी फिल्में। हाँ, उन्होंने बीच में गुजारिश करी, सुपर 30 करी, तो ये दो फिल्म थोड़े से अलग है। वरना उन्होंने हमेशा मतलब ऐसी फिल्मों में काम किया है जो मतलब हॉलीवुड इंस्पायर्ड कमर्शियल ड्रामा है। उन्होंने कभी भी इंडिजिनस मास कमर्शियल फिल्म में काम किया ही नहीं। आउट एंड आउट कॉमेडी से उनको प्रॉब्लम है, मास कमर्शियल फिल्मों से भी उनको परहेज है। ये बात साफ साफ उनके इंटरव्यूज से हो या उनकी फिल्म चॉइसेस से हो, साफ साफ पता लगता है। तो अब मेरे ख्याल से ऋतिक रोशन को थोड़ा सा अलग कुछ करना पड़ेगा। उनको एक प्रॉपर मास कमर्शियल फिल्म में काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना उनका स्टारडम जो है अब खतरे में आ चुका है। क्योंकि लगातार 3 फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई है, विक्रम वेदा, फाइटर और अब वॉर 2। ऋतिक रोशन को कुछ अलग करना पड़ेगा। और हाँ, अंधे ऋतिक रोशन के फैन वालों, ऋतिक रोशन के अंध भक्त वालों, मुझे या किसी यूट्यूबर को गाली देने से बेहतर क्या है मालूम है? कि आप अपने हीरो को समझाएं, आप अपने उस शहीदे हीरो को समझाएं कि कोई मास कमर्शियल फिल्म करे। जिस तरह की फिल्में जूनियर एनटीआर करते हैं, जिस तरह की फिल्में साउथ के स्टार्स करते हैं, जिस तरह की फिल्म रोहित शेट्टी बॉलीवुड में बनाते हैं, ऐसे कोई मास कमर्शियल फिल्म में काम कीजिए ना सर। तो ये बात आप ऋतिक रोशन को जाके समझाइए ना, उनका स्टारडम भी बच जाएगा और उनको एक अलग प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा, जिससे आप सब खुश होंगे, है ना। तो काइंडली ये काम आप ज़रूर करना, ताकि ऋतिक रोशन को आपकी बातें सुनाई दे। और इस ऋतिक रोशन का मैं इंटरव्यूज़ की कुछ मतलब बात करता हूँ। ज़्यादातर सारा पॉइंट्स जो है वो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इन दोनों यूट्यूबर्स से लिया हुआ है, और भी कई यूट्यूबर्स का मैंने वीडियोस देखा हुआ है, ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड है। चलिए, तो ऋतिक रोशन की इंटरव्यूज़ की कुछ बात कर ले। जब विक्रम वेदा फ्लॉप होता है तब भरद्वाज रंगन को एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि ऑडियंस मुझे इस तरह देखना पसंद नहीं करते, अब मुझे कुछ ऐसी फिल्म बनानी पड़ेगी जो ऑडियंस पसंद करता है। अच्छी बात है, आप विक्रम वेदा जैसी फिल्में और नहीं बनाना चाहते, आप ऐसे ग्रे शेड वाला कैरेक्टर और प्ले करना नहीं चाहते, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब फाइटर फ्लॉप होता है तब वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस मेरे लिए मायने नहीं रखता है। ये क्या बात हो गई बॉस? कभी आप कहते हो कि ऑडियंस के पसंदीदा चॉइस के अनुसार आप फिल्म बनाना चाहते हो,
और फिर जब ऐसी फिल्म नहीं चलती तो आप कहते हो कि भाई बॉक्स ऑफिस मायने नहीं रखती। तो भाई साहब, आप पहले खुद क्लियर हो जाइए, आप खुद, ठीक है, क्लियरली ये समझाया हमको कि आपको चाहिए क्या, बॉक्स ऑफिस या एक क्वालिटी सिनेमा, कौन सा चाहिए आपको। पहले ये चीज़ आप डिसाइड कर लो। आपको मैत्री मूवी मेकर्स से इतना बड़ा ऑफर मिला था, ठीक है, बॉबी कोहली इस फिल्म को बनाने वाले थे, लेकिन ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि पहले हमको 350 करोड़ दो फिर मैं बनाऊंगा। ये एक तरह से तो मना करने वाली बात हो गई कि मुझे आपके साथ फिल्म नहीं करनी। यश राज के दबाव में आकर सीधा उनको मना कर दिया। अब ऋतिक रोशन का हम कोलैबोरेशन सुनते हैं होम वाले के साथ। तो होम वाले ने ये ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि ऋतिक रोशन के साथ वो कोई फिल्म बनाने वाले हैं। और अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि होम वाले फिल्म्स जो है वो ऋतिक रोशन को अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और ऋतिक रोशन में वो खूबियाँ है, कमर्शियल फिल्मों में ऋतिक रोशन ने ये चीज़ें दिखाई है। लेकिन बॉस, एक चीज़ ऋतिक रोशन को मानना पड़ेगा, मास कमर्शियल फिल्म में उनका कन्विक्शन 100% होना चाहिए। और हाँ, कॉमिक टाइमिंग में उनको थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि वो कॉमेडी फिल्म से बहुत दूर रहते हैं, तो उनको अपनी कॉमिक टाइमिंग पर भी काम करना होगा। तो ऐसा कुछ अलग करना होगा ऋतिक रोशन को, वरना ऋतिक रोशन को ऐसे हॉलीवुड से इंस्पायर हुआ फिल्मों में अब ऑडियंस देखना नहीं चाहते, ये बात साफ जाहिर होता है। तो ऐसे कुछ कारण है जिसके कारण वॉर 2 चलता नहीं है। लेकिन वॉर 2 एक बहुत अच्छा फिल्म बन सकता था अगर डायरेक्टर सही होता तो। और वॉर 2 के कुछ मोमेंट्स हैं जो सच में बहुत अच्छा था। जैसे मैंने रिव्यू में भी कहा था कि एनटीआर जूनियर ऋतिक रोशन का जो ब्रोमांस है, ठीक है, उनके बीच में जो केमिस्ट्री है वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर था इस फिल्म का। लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स थोड़ा पॉजिटिव होता तो शायद वॉर 2 ऑडियंस को और भी बढ़िया लगता। तो ये चीज़ एकदम साफ जाहिर होता है। अब मेरी बातें सुनकर बहुत तमाम जो ऋतिक रोशन के ब्लाइंड फैंस हैं उनको तो बुरा लग ही रहा है, लेकिन आप इस ग्राउंड रियलिटी को ना मान लीजिए कि ज़्यादातर ऑडियंस को ये वॉर 2 पसंद नहीं आई। और ये जो आप कह रहे हो कि इस फिल्म का टीजर ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था, इस फिल्म का ये आवन जावन गाना भी बहुत बढ़िया था, अगर इतना ही बढ़िया था तो यूट्यूब में इस फिल्मों को, इन प्रोमोस को इतना व्यूज़ क्यों नहीं मिला? भाई यूट्यूब में भी ये सारे प्रोमोस फेल्ड थे और ऑडियंस में जितना हाइप एक्चुअली दिखाया जा रहा था उतना हाइप ऑडियंस में एक्चुअली था ही नहीं। अगर उतना हाइप ऑडियंस में होता तो क्या वॉर 2 का प्री सेल्स का रिपोर्ट इतना ख़राब आता? वॉर 2 का प्री सेल्स रिपोर्ट बहुत ख़राब आ रहा था। ऑडियंस फिल्म की टिकट खरीदने से पहले 10 बार सोच रहे थे। और हाँ, इस टिकट से एक और रीज़न मुझे याद आया, ठीक है, और वो रीज़न ये है कि इस फिल्म के लिए टिकट्स को बहुत हायर रेट में रखा गया था। इस फिल्म के टिकट्स 1400, 1500, 2000, 2500 ऐसे कीमत पे बिक रहे थे। अब यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लेक्स कल्चर। तो देखिए, जब से मल्टीप्लेक्स का कल्चर आया है, सिनेमा हॉल में तमाम फुटफॉल्स जो है वो बहुत ही कम हो गया है। फुटफॉल्स बहुत कम हो गया सिनेमा हॉल्स में। सिंगल स्क्रीन में फुटफॉल्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि टिकट सस्ते में बिकता था और कोई भी इस फिल्म को देख सकता था। कोई भी गांव वाला जो उतना पैसे नहीं कमाता, जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, एकदम लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी ये फिल्म देख सकता था, कोई भी देख सकता था। लेकिन जब से मल्टीप्लेक्स कल्चर आई तब से ये डिमार्केशन लोअर क्लास और हायर क्लास लोगों में ये और बढ़ गया, जिसके कारण क्या है कि टिकट प्राइसेस इतना ऊंचा हो गया कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिल्म देखने नहीं जाते। तो हमारे नॉर्दर्न सर्किट्स पे तो बॉस ऐसा ही कल्चर है कि लोग एकदम सोच समझ कर फिल्म देखने जाते हैं। और ऊपर से लोगों का ये सोच है कि क्या बात है, क्या ही होगा, 2 महीने बाद तो फिल्म OTT में आने वाला है, तो हम तो OTT में ही देख लेंगे सस्ते में, हमको क्या ज़रूरत है हॉल जाने की। ये आदत है लोगों में। देखिए, आप में, हम में,
ये आदत मोर और लेस है, तो क्यों ही हॉल जाए। ऊपर से टिकट प्राइसेस इस फिल्म के लिए 1400-1500 में मतलब बहुत ऊंचा रखा गया, जैसे पुष्पा 2 के लिए रखा गया था। देखिए पुष्पा 2 के लिए ना एक बहुत ही जेन्युइन हाइप था, जिसके कारण लोगों ने इस फिल्म को देखा इतना टिकट प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद, क्योंकि वो एक मास कमर्शियल फिल्म था, ऊपर से अल्लू अर्जुन का स्टारडम, समझ लीजिए। लेकिन यही सेम चीज़ वॉर 2 पे अप्लाई तो नहीं होता ना, नहीं होता वॉर 2 पे अप्लाई। और वॉर 2 का क्वालिटी भी कुछ ऐसा निकला। अगर मतलब वॉर 2 के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एक्चुअली बहुत अच्छा फिल्म हो सकता था ये, पर बन गया साला एवरेज फिल्म। घटिया डायरेक्शन के वजह से, घटिया राइटिंग के वजह से, प्रेजेंटेशन घटिया है, जो मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था। तो बॉस आगे से अगर अच्छी फिल्म बनानी हो तो इन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख के यशराज को आगे बढ़ना होगा। आदित्य चोपड़ा अभी यशराज फिल्म्स के मेन हेड है ना, तो उनको ये सब बातें दिमाग में रखकर आगे बढ़ना होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वॉर 2 के बाद जो है अगला स्पाई फ्रेंचाइजी फिल्में बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब उनको अल्फा और ऐसे कुछ शॉर्ट बजट फिल्मों में ध्यान देना पड़ रहा है। तो वॉर 2 में अल्फा का सेटिंग है पोस्ट क्रेडिट सीन में, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, या आप सब अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं अल्फा में क्या होता है। अल्फा एक छोटी बजट की फिल्म होगी, क्योंकि वहाँ आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं, और बॉबी देओल विलन है, यह बात तो आप सब जानते ही हो। और विकी कौशल के साथ भी एक स्पाई फिल्म बनाना चाहते YRF, जो कि इसी स्पाई फ्रेंचाइजी के अंतर्गत होगा। तो अब देखते हैं कि अब वो अपनी गलती सुधार कर आगे बढ़ते हैं या नहीं। पर एक चीज़ तो साफ है बॉस, YRF का अपना जो स्टाइल है वो लॉकडाउन से पहले सुपर हिट था, लॉकडाउन के बाद वो फ्लॉप हो गया, और उनका ये स्टाइल पठान से ही आउटडेटेड होना शुरू हुआ था। अब पठान हिट इसलिए हुई थी क्योंकि शाहरुख खान अपना कमबैक कर रहे थे इस फिल्म से। अगर शाहरुख खान आज पठान कर रहे होते ना, तो पठान का वही हाल होता जो वॉर 2 का हुआ। तो ये बात एकदम साफ है और पूरी तरह सच है। तो अब आपका क्या कहना है? क्या मैंने कोई पॉइंट मिस आउट किया या कोई पॉइंट गलत कहा वॉर 2 फ्लॉप होने का कारण में? तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस ऑब्वियसली जो भी बात तो ज़रूर शेयर करें। और मैं अपनी वीडियो को अब यही अंत करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।